Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis on 3rd August 2020. So today is Raksha Bandhan also. So happy Raksha Bandhan to all my brothers and sisters. So let's start the session. Our first news is related to हाँ ये लाइब्रेरी का जिक्र हो रहा था. लाइब्रेरी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट इज़ दैट द कम्युनिटी जो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, वेंचो कम्युनिटी. तो ये कहाँ की कम्युनिटी है, तो आपको बस याद रखना है कि वेंचो कम्युनिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है. ये बेसिकली नागा ट्राइब से रिलेटेड है, नागा के अंदर ही आती हैं अभी वांचो, और इनकी लैंग्वेज जो है वो तिब्बत बर्मन फैमिली से रिलेटेड है. तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वांचो कम्युनिटी कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है. ये बेसिकली एक नागा के अंदर ही आती है, जो नागा ट्राइब है उसके अंदर ही आती है लगभग ये. बस आप शॉर्ट में याद रखिए वांचो कम्युनिटी के बारे में, इसमें और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये सीबीआई के ऊपर एक न्यूज़ आ गई थी, यूपी गवर्नमेंट ने रिकमेंड करी है सीबीआई के लिए. तो हम फिर पढ़ लेते हैं सीबीआई क्या है. मैं आपको ये स्टैटिक पार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीबीआई इज़ द मोस्ट लविंग पार्ट ऑफ द यूपीएससी. सीबीआई हुआ, एनजीटी हुआ, ये बहुत लविंग पार्ट हैं यूपीएससी के. वो इससे पता नहीं कैसे हर बार नए क्वेश्चन बना लेता है और बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं. तो सीबीआई सबसे पहले आपको ध्यान कर रखना है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. मतलब ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कंच मेंशन है, ना स्टैट्यूटरी मतलब ना ये किसी एक्ट से बनी है. ये बनी है एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है. इसको रिकमेंड किसने करा था, यहाँ लिखा है सांथानाम कमिटी. प्लीज रिमेंबर द नेम, सांथानाम कमिटी ने इसको रिकमेंड करा था सीबीआई बनाने के लिए. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में आती थी अर्लियर, लेकिन प्रेजेंटली ये एमएचए में आती है. मिनिस्ट्री ये बनी थी एमएचए में, लेकिन अभी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में. ऐसे हाँ, ये एमएचए में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बनी थी, लेकिन अब ये जो आती है आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में. देखिए मैं भी यहाँ की गड़बड़ कर रहा था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैं जबकि आपको रोज पढ़ाता हूँ. तो आप भी प्लीज रिमेंबर कि अब ये किस मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में आती है. फिर इसको पावर कहाँ से मिलती है, सीबीआई को पावर तो किसी एक्ट से मिलती होगी, तो इसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इससे ये पावर लेता है. तो प्लीज़ रिमेंबर इट. और ये रिकमेंड कर सकता है सीवीसी को भी, रिकमेंडिंग मतलब इनको भी हेल्प करता है, लोकपाल में भी हेल्प कर देता है सीबीआई. ये दो चीज़. और इसमें कितने डिपार्टमेंट है, तो 7 डिपार्टमेंट है, पहले 6 थे ओरिजिनल, फिर 7 हो गए. हाँ इसका कंपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको कौन हेड करता है, इसको डायरेक्टर हेड करता है, जो अपॉइंट किया जाता है बाय सीवीसी एक्ट. प्लीज रिमेंबर द एक्ट नेम ऑल्सो, सीवीसी एक्ट 2003 से उसे अपॉइंट किया जाता है, जो 2 साल के लिए टेन्योर होता है, बस 2 इयर्स का टेन्योर होता है डायरेक्टर का. किस एक्ट से होता है, बाय सीवीसी एक्ट 2003. अब डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी बनती है. तो कमिटी किस में कौन कौन होता है, एक तो चेयरपर्सन होते हैं पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और सीजीआई. तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एज सच, अच्छा आप ये बताइए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के लिए क्राइटेरिया क्या है. एक क्राइटेरिया है जिसके तहत लीडर ऑफ अपोजिशन को चुना जाता है. अब कैसे पता चलेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का कौन है, या कैसे पता चलेगा, तो एक क्राइटेरिया है. तो आज का क्वेश्चन यही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो क्राइटेरिया है वो आज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी एकेडमी का है गाजियाबाद में. तो जितना मैंने बताया बस उतना याद रखिएगा कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से आई है, सांतानाम कमेटी है, सीवीसी एक्ट 2003 से इसका डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर लेती है. बस इसमें और कुछ नहीं जानना है. सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये रिलीफ इल्यूड द ट्रांसजेंडर घरानास. अब इसमें घरानास का जिक्र हो गया, तो 2 ट्रांसजेंडर के घरानास है, तो उनका नाम याद रखिएगा. एक का नाम है मंगलवारा घराना, मंगलवारा घराना, और दूसरे का नाम है बुद्धवारा घराना. तो जो मंगल वाला घराना था वो जो थे वो डांसर्स थे इन रॉयल फैमिली, रॉयल कोर्ट्स में डांसर्स थे, रॉयल कोर्ट्स में. कौन से वाले, मंगलवारा घराना वाले जो ट्रांसजेंडर्स थे वो. और दूसरा बुद्धवारा घराना. तो ये जो है ये मेडिवल कोर्ट्स में थे, हरम्स में, ये जो थे मेडिवल कोर्ट के हरम्स में रहते थे बुद्धवारा घराना के. ये भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ दोनों घराने पाए जाते हैं. तो प्लीज रिमेंबर द नेम, किससे रिलेटेड घराना है. बहुत बार घराने का जैसे डांसर्स में एक तो भरतनाट्यम में भी बहुत सारे घरानाज हैं, कत्थक में आपको ध्यान होगा यूपी में कत्थक के लिए बहुत सारे घराने से, ये लखनऊ घराना, आगरा घराना. तो ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स के भी 2 घरानाज हैं, मंगलवारा घराना, बुद्धवारा घराना. और ये लास्ट जो पैराग्राफ है, अगर होमोसेक्सुअलिटी या ट्रांसजेंडर पे कुछ आता है ऐसे, तो प्लीज कंक्लूजन में यही लिख दीजिएगा, यू गेट फैच 2 more मार्क्स. तो होमोसेक्सुअलिटी वाज डीक्रिमिनलाइज्ड 2 years ago. द गोस्ट ऑफ द आर्कियक लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट स्टिल हॉन्ट अस. ये प्लीज कंक्लूजन में यूज करिएगा. अगर कोई भी ट्रांसजेंडर से या वुमेन के अगर पूरा राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए अगर कुछ आ रहा है, तो कंक्लूजन के लिए बहुत अच्छी 4-5 लाइन है. तो आपको बस घराने का नाम याद रखना, किससे रिलेटेड, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, भोपाल में पाए जाते हैं दोनों घराने एक साथ, और ये लास्ट लाइन, बस इसमें और कुछ नहीं जानना. सो द नेक्स्ट न्यूज इज,
हाँ, ये कल का क्वेश्चन था। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या सबसे ज्यादा कॉफी कैसे, मैंने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया था। सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले कर्नाटक में, उसके बाद केरला में, फिर तमिलनाडु में। मैंने कल आपसे पूछा था अरेबिका कॉफी, तो बहुत लोग कुछ कर्नाटक बोल लेते, कुछ आंध्र बोल लेते, कुछ उड़ीसा बोल लेते, तो किसी को गलत नहीं कह सकते। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में दो तरह की कॉफी पाई जाती है, एक तो अरेबिका कॉफी पाई जाती है, एक रोबस्टा कॉफी पाई जाती है। दो, आपने रोबस्टा सुना भी होगा, अगर आप सीसीडी जाएंगे तो वहाँ रोबस्टा कॉफी बहुत लोग पीते रहते हैं तो रोबस्टा कॉफी भी इंडिया में पाई जाती है, अरेबिका कॉफी भी पाई जाती है। पिएगा आपने, नहीं पिए तो रोबस्टा कॉफी सीसीडी या कहीं जाके, अच्छी कॉफी है। हाँ, तो अब अरेबिका कॉफी के बारे में बताता हूँ। तो अरेबिका कॉफी तो एक टाइप हो गया। अब टाइप में भी कैसे हो गया, एक तो ये जो मैंने 5 कॉफियों के नाम लिखे हैं, इनको जीआई टैग मिल चुका है। पहली बात तो ये मैंने वही लिखे हैं, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देता कौन है, तो ऊपर लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये देता है। डीपीआईटीटी, डीपीआईटीटी ये देता है। ये किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। प्लीज रिमेंबर बोथ चीज, एक तो डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसमें 5 वेराइटीज हैं। एक तो है कूर्ग अरेबिका। अगर कूर्ग की है तो कूर्ग कहाँ पे जगह है, कर्नाटक। मतलब ये जो कूर्ग है जगह ही लिखी हुई है। तो कूर्ग की अरेबिका कॉफी कहाँ मिलती है, कर्नाटक में मिलती है। वायनाड आप सबको पता है कहाँ पर है, केरला में। फिर चिकमंगलुर जो अरेबिका कॉफी, देखिए वायनाड में जो रोबस्टा कॉफी मिलती है, देखिए देखिए देखिए, और चिकमंगलुर में अरेबिका कॉफी, कूर्ग में अरेबिका कॉफी। तो रोबस्टा भी एक कॉफी का टाइप है। तो चिकमंगलुर की जो अरेबिका कॉफी का वो कहाँ मिलती है, वो कर्नाटक में मिलती है। अराकू वैली की जो अरेबिका कॉफी है वो कहाँ मिलती है, दोनों जगह, आंध्र प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी। और बाबू बंदू ग्रीस अरेबिका कॉफी वो कहाँ मिलती है, कर्नाटक में। तो कभी कभी ये डायरेक्ट पर्टिकुलर टारगेट कर देता है। मतलब यूपीएससी को अगर क्वेश्चन टफ करना है तो क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी कॉफी का टारगेट कर देगा कि इसी का बताइए स्पेसिफिक मुझे। तो मैंने 5 जिनको जीआई टैग प्रेजेंटली मिला है उनको मैंने यहाँ लिख दिया। तो बस आपको नाम याद रखना है और जगह याद रखनी है। ये रोबस्टा अरेबिका का इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सब एक तो ये आएगा सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पाई जाती है और जीआई टैग कौन देता है, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो जो जानना था मैंने सब यहाँ लिख दिया है। सो आई होप यू लाइक इट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, लेसन नॉट लर्न फ्रॉम अर्लियर आसाम ऑयल वेल बॉयल आउट। तो इसमें आसाम में वेल जो डिग कर रहे थे वो फट गए थे, उनमें आग लग गई थी। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें एक नेशनल पार्क का जिक्र है, एक तो दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये कहाँ पर है, दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। तो ये हाँ, दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप मेरे को फिर आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पर है। ईजी है यार ये तो, मैं प्लीज़ बताया करिए यार, इतने ईजी सवाल पूछ रहा हूँ टफ भी नहीं है, हर कोई बता सकता है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है WII का जिक्र है। तो WII क्या है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। कब बना था, 1982 में बना था। तो बस 2 चीज़ याद रखनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, कब बना है, 1982 में बना है। ये है किस जगह पे, तो ये देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वही रिसर्च का काम करता है, इंस्टीट्यूट है तो क्या करेगा, रिसर्च ही करेगा और बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्यों है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्योंकि NTCA में भी बहुत यूज हो। NTCA और WII ये दोनों मिलके क्या कराते हैं, ये दोनों मिलके जो है वो टाइगर का सेंसस कराते हैं, जो हर 4 साल में होता है। तो कौन कौन टाइगर सेंसस कराता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके ही टाइगर सेंसस कराते हैं, जो हर 4 साल में होता है। प्लीज रिमेंबर इट ऑल्सो। देखिए, एक के साथ एक नई चीज मुझे ध्यान आ जाती है, फिर मेरे को लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है तो बता दूं आपको। कोई नहीं, बताते रहेंगे ऐसे ही। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, NGT। अब देखिए फिर से, अगर आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, आप घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैं रोज कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट डेज आपको बताता हूँ। CBI NGT आप अगर खुद से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, महीने के 30 दिन होते हैं तो 25 डेज NGT का जिक्र होता है न्यूज़पेपर में। तो मैं कवर करता हूँ ऑल्टरनेट डेज इसीलिए, एक दिन छोड़ के, ताकि कुछ नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं तो उनका भी फायदा हो जाए, पुराने वालों को रिवीजन हो जाए। तो पहली तो इसमें अगाटी। तो अगाटी जो है वो एक आइलैंड है। आइलैंड कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अगाटी आइलैंड कहाँ पर है, तो वो लक्षद्वीप में। बस आपको एक तो ये ध्यान रखना है। फिर मैं बताता हूँ NGT के बारे में। तो NGT किससे फॉर्म हुआ, बाय NGT एक्ट 2010। इसका काम क्या है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड काम है, जो भी केस आएंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। इंडिया 3rd कंट्री जिसने NGT बनाया। पहली कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कौन सी है, न्यूजीलैंड। इसको 6 महीने के अंदर जो अपना कोई भी डिसीजन लेना होता है, अपील जो होती है वो 6 महीने में खत्म करनी होती है। 5 जगह बैठती है, न्यू दिल्ली इसकी प्रिंसिपल बेंच है। हेड कौन करता है इसको, जुडिशियल मेंबर जो जज होता है वो हेड करता है, 5 साल के लिए होता है। ये CPC के तहत काम नहीं करती,
जबकि ये काम करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो सीपीसी एक्ट है, बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत काम नहीं करती। काम किसके तहत करती है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके पावर होती है सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट की इसकी पावर है। कौन कौन से एक्ट इसमें नहीं आते, प्लीज रिमेंबर इट। ये दो एक्ट इसमें नहीं आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब तो आपको याद हो गया होगा यार, इतनी बार बता रहा हूँ। तो ये दो एक्ट हैं जिन पे एनजीटी का कोई हक नहीं है, एनजीटी इन पे कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है। तो ये एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन ही लिख दिए। बाकी सब पे तो डिसीजन लगभग दे ही देता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसको हम ड्वेलर्स एक्ट भी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल एक्ट ड्वेलर्स एक्ट। अगर ऐसे करके आ जाता है तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं और पूरा नाम इसका है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। तो ये इसके अंदर नहीं आते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, सेंटर सीक 3 more months फॉर सीए रूल्स। अब सेंटर कह रहा है मैं 3 महीने और दो, हमें सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स बनाने। सीए आपको सबको पता है क्या सिटीजन अमेंडमेंट वाले रूल्स, कि 6 कंट्री से लोग आएंगे, उनको हम देंगे। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। दो 3 कंट्री से आएंगे 6 कम्युनिटी के लिए। 6 कौन सी कम्युनिटी है? नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है। नॉन मुस्लिम आपको बताइए 3 कौन सी देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इस कम्युनिटी से आएंगे अगर नॉन मुस्लिम, तो हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। कौन कौन सी कम्युनिटी है? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस। ये 6 कम्युनिटी हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कमिटी का जिक्र हुआ था, तो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगर आपने लक्ष्मीकांत खोल के देखा है तो पार्लियामेंट के चैप्टर में सारी कमिटीज का जिक्र है। तो उसमें एक ये भी है, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसका काम क्या है? तो ये चेक करती है, जैसे बहुत सारे लॉज बनाने होते हैं, बाई लॉज बनाने होते हैं। कौन बनाता है लॉज बाई लॉज? एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो ये जो कमिटी है चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव सही से लॉज बना रहा है कि नहीं बना रहा। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का यही काम है। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। It examines and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-laws delegated by the Parliament or conferred by the Constitution to the Executive are being properly exercised by it or not. जो भी बाय लॉज और लॉज बनाने होते हैं एग्जीक्यूटिव को, वो सही से एग्जीक्यूटिव बना रहा है या नहीं, वो ये चेक करती है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, बोथ फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। 15 मेंबर होंगे लोकसभा में, 15 मेंबर होंगे राज्यसभा में। अब रूल्स तो दोनों जगह बनते हैं, लोकसभा में बनते हैं, राज्यसभा में बनते हैं। तो दोनों जगह इस कमेटी का काम पड़ेगा, तो लोकसभा में भी, राज्यसभा में। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा कि केवल लोकसभा में नहीं है, दोनों जगह, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। और जाके प्लीज आज पूरी सारी जितनी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं लक्ष्मीकांत में जाके रीड करिएगा। पार्लियामेंट वाले चैप्टर में लास्ट में दे रखी है, जिसको ना पता मैं उसके लिए बता रहा हूँ। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, यूके टू इशू कॉइन टू ऑनर गांधी जी। अब यूके कह रहा है कि हम गांधी जी के ऑनर में, गांधी जी जयंती आ रही है 2 अक्टूबर को, आपको ध्यान है। यूके जो है वो इशू करेगा गांधी जी के लिए कॉइन। तो 2 अक्टूबर को हम क्या मानते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है एज अ 2 अक्टूबर। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने गांधी जी के लिए कॉइन इशू करा है? तो यूके। अभी करा नहीं है, मतलब कर देगा। वैसे तो डिसीजन तो ले ही जा चुका है, और जब कंफर्मेशन आएगा मैं फिर से बता दूंगा। तो बस आपको बस ये याद रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज आर ओवर। सो आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर। आज लेक्चर इतना ही था, आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। एक्चुअली जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं वो एक ही चीज़ पे आ रहे हैं, एनईपी पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पर मैं एक अच्छे सा एस्से आपको दूंगा, इसलिए मैं वो वाले एडिटोरियल आपको कवर ही नहीं कर रहा। एनईपी पे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक एस्से आएगा या प्रिसाइज राइटिंग आएगी, तो मैं उसके लिए खुद से एक एस्से आपको बना के दूंगा। तो अभी बहुत सारी न्यूज़ में आ रहा है, कोई कह रहा है कि ये सही बनाई है, कोई कह रहा है नहीं बनाई है, ये वो। तो मैं आपको इस पर एक एस्से खुद से दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि सर एडिटोरियल कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एनईपी पे आज एडिटोरियल थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। सो आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं वो एक लाइक एक शेयर करेंगे, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब यार। और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो नोटिफिकेशन बेल को दबा दिया करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका उसी टाइम आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और कल का सेशन मैम के साथ था, मेरे को लगता है आपने सारे अपने डाउट्स पूछ लिए होंगे, और ऐसे ही हम और मेंटर्स को लाते रहेंगे टाइम टाइम पे, ताकि आपका फ़ायदा होता रहे। और मैं कल चीज़ एक नोटिस करा कि मैम से मैक्सिमम सवाल लोग पेपर 2 से पूछ रहे थे। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग पेपर 1 से तो कुछ पूछे ही नहीं। एवरीवन इज कॉन्फिडेंट कि पेपर 1 इतना इजी है कि हर कोई निकाल लेगा, जबकि आप सोचिए कि 250 नंबर का तो यही है यार। पेपर 2 जो बच्चा जिसमें स्ट्रांग है वो उसमें मेहनत करे। जैसे किसी को लगता है कि मैं पेपर 2 में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, तो यार पेपर 1 में मेहनत करो यार, क्योंकि पेपर 1 हमें दोनों को मिला के मार्क्स लाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि पेपर 2 में कम इतने लाने, थोड़े से लाने हैं, वो तो इतना तो हर कोई लिख लेता है यार।
33-34% मार्क्स तो पेपर 2 में ले ही आओगे। इंपॉर्टेंट क्या, पेपर 1 अगर 250 में से कोई अच्छा पेपर 1 में कर लेता है तो पेपर 2 की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। पेपर 1 में आप लाइए 200 प्लस मार्क्स, देखिए आपका पेपर 2 का काम ही खत्म हो जाएगा इतने। तो अधिकतर लोग पेपर 2 कर रहे थे। पेपर 2 एक ही चीज से सही होगा, या तो आप एडिटोरियल पढ़ते रहिए अखबार में से, या जितना मैं बता रहा हूँ उसको समझते रहिए। जो मैं बोलता हूँ ये लिख लीजिए एसए के लिए, ये नोट्स बना लीजिए, तो उतना लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे हम एसए पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बच्चा जिसमें अच्छा वो उसमें मेहनत करे। अगर कोई बच्चा पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकता है तो पेपर 2 की इतनी टेंशन ना ले, घबराए ना कि हाँ कैसे होगा कैसे होगा। कल बहुत बच्चे परेशान थे पेपर 2 के लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सो कोई नहीं, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू ऑल गाइस, बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन। प्लीज सेलिब्रेट इट, और ध्यान रखिएगा कोरोना चल रहा है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।